अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो के दो टॉपिक हैं। पहला बायो वेपन और इसके भयानक नताइज जो अब तक सामने आए हैं, और दूसरा सऊदी अरब, इज़राइल, तुर्की, इमारात, अमेरिका। ये एक स्टोरी है जो मैं आपके सामने रखूँगा, आई ओपनिंग है। अजीज़ दोस्तों, कोविड-19 आया था ना, ये एक बायो वेपन है और ये स्पेशली टारगेटेड था डीएनए के हिसाब से। इसकी वजह से मतलब जो दुनिया में तबाही आई वो आपके सामने है। अजीज़ दोस्तों, बिल गेट्स के अपने ये विचार हैं कि दुनिया में अमन लाने के लिए, सुकून लाने के लिए बहुत सारे लोगों को मारना होगा। अमेरिका का जो कॉरपोरेट सेक्टर थिंक टैंक है वो भी यही समझता है कि इन जंगों के ज़रिए लोग बहुत सारे मरेंगे, बीमारियों के ज़रिए, और उनके बिजनेस चलते रहेंगे। अजीज़ दोस्तों, ये एक रिपोर्ट है कि जिसमें ये सामने आया है कि मेटा बायोटा, ये एक बायो कंपनी है, बायोलॉजिकल कंपनी है जो यूक्रेन में कायम थी। मेटा बायोटा का मालिक हंटर बाइडन है। हंटर बाइडन जो बाइडन का बेटा। और ये अब चीज़ सामने आती जा रही है कि यूक्रेन में ये कंपनी कायम की गई थी रशिया को तबाह करने के लिए, और उसकी मैं आगे डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नेक्स्ट ईयर के लिए JF कैनेडी हैं जो उनकी रिपोर्ट आगे पेश करता हूं। पहले ये सुनिए कि यूक्रेन में अमेरिका क्यों जंग को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए कि अगर यूक्रेन की जंग रुक जाती है और रशिया अगर यूनाइटेड नेशंस को वहाँ पे इंक्वायरी का कहता है तो वहाँ पे वो लेबोरेटरी निकलेगी जहाँ से कोविड-19 फैला। कोविड-19 निकाला गया था मेटा बायोटा लेबोरेटरी से, जो कि हंटर बाइडन की है, और अगर वो पकड़ी जाती तो बायोलॉजिकल वेपन बनाने की सज़ा मौत है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। ये वॉर अगेंस्ट क्राइम है। बायोलॉजिकल वेपन बनाने पे दुनिया में पाबंदी है। देखें, बायोलॉजिकल वेपन का हमने हल्का सा नमूना कोविड में देख लिया ना। पूरी दुनिया बंद हो गई थी, सबके मुंह भी बंद हो गए थे, मास्क भी लग गए थे, सब घरों में लॉकडाउन, और रोज़ के लाखों लोग मर रहे थे। ये हल्की सी झलक है बायोलॉजिकल वेपन की। मुझे याद है, मैं काफ़ी छोटा था तो मेरे फादर अक्सर मुझसे चीज़ें डिस्कस करते थे, वो पढ़ते रहते थे हर चीज़। तो एक दिन मुझे बताते हैं, कहते हैं पता नहीं नाम क्या था, शायद हाइड्रोजन बम था। उन्होंने कहा एक ऐसा बम बनाया है कि कोई भी कहीं पर हमला करेगा, वहाँ पे वो बम फेंकेगा ना, तो जितने इंसान जानवर हैं वो मर जाएंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं होगा। और जब वो सब मर जाएंगे तो ये उसका एंटीडोट फेंक के फिज़ा को, क्लाइमेट को साफ करके फिर वहाँ के कब्ज़ा कर लेंगे। मोटा मोटा इस तरह से, मुझे सही से पूरी स्टोरी याद नहीं। अब मैं ये जब देखता हूँ ना, तो मुझे कोविड में मैंने देखा तो ये बायोलॉजिकल वेपन है जिस पे पाबंदी है, लेकिन हाइडिंग में इसकी वुहान लेबोरेटरी में चाइना भी इसके तजर्बे कर रहा है, और हंटर बाइडन की ये कंपनी यूक्रेन में कर रही है। देखें अपने मुल्क से कितना दूर रख रहे हैं। और यूरोप को तो कुर्बानी का बकरा अमेरिका बना के रखता है। यूरोप के दरवाजे पे है यूक्रेन। तो खैर, ये अब जब बात ज़्यादा बाहर निकली तो इन्होंने कहा कि एक्चुअली हम चिमगाडर पर तजर्बे कर रहे थे। ये चिमगाडर से ही निकला है ये, और ये इनका इंटेंशनल एक तरीका था निकालने का। रशिया की आर्मी के जनरल ने
क्लियर अल्फाज में बाइडेन को के ऊपर आरोप लगाया है कि बायो वेपन प्रोडक्शन मेटा बायोटा बायो लैब में बन रहे थे यूक्रेन में। बाइडेन इसीलिए यूक्रेन को सरेंडर नहीं करने देता कि यूक्रेन सरेंडर करेगा तो रशिया दुनिया के सामने रख देगा, जो कि रशिया 18 महीने पहले यूनाइटेड नेशंस को ये सारी रिपोर्ट दे चुका है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन है अमेरिका का, अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। ये अमेरिका की फंडेड लेबोरेटरीज हैं यूक्रेन में जो रशिया को ख़िलाफ़ यूज़ कर रही हैं, और इसी वजह से बाइडेन ने इस जंग को इतना लंबा खींचा हुआ है। ये बायो लैब्स हैं ना, ये पहले होती ही नहीं थी, ये अचानक शुरू हुई और हंटर बाइडेन ने इसकी ओनरशिप एक्सेप्ट की है। अजीज़ दोस्तों, RF कैनेडी जूनियर नेक्स्ट ईयर डेमोक्रेटिक पार्टी बाइडेन की पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 एक्चुअली एक बायो वेपन है जो कि सर्टेन रेसिस के ख़िलाफ़, सर्टेन डीएनएस के ख़िलाफ़ प्रोड्यूस किया गया था। यूक्रेन में जो बायो लेबोरेटरी है हंटर बाइडेन की, वो रशियन डीएनए के ऊपर रिसर्च करती थी। इस वायरस की रशियन डीएनए के ऊपर रिसर्च करती थी और उनका टारगेट रशियन थे। और ब्रिटिश एमपी एंड्रयू ब्रिडगन ने कहा है कि ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्सेस को अमेरिका ने पहले ही वार्न कर दिया था कि अगस्त 2019 में कि अभी वैक्सीन नहीं खरीदना, जबकि पेंडेमिक अभी आया भी नहीं था। पेंडेमिक शुरू हुआ है मार्च 2020 में और अगस्त 2019 में वैक्सीन तैयार थी। इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बन सकती? रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कहा है कि अमेरिका की बायोलैब जो यूक्रेन में थी वो रशियन डीएनए कलेक्ट करती थी, और यही इल्ज़ाम रशिया ने भी लगाया है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक वीडियो लगाई है जिसमें रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर कहते हैं कि इतना बारीकी से ये बायो वेपन तैयार किया गया था कि ये काउकेशियन और ब्लैक पीपल को टारगेट करता है और अश्केनाज़ी ज्यूस और चाइनीज़ को टारगेट नहीं करता। ये इतना बारीकी से तैयार किया गया था। रॉबर्ट एफ कैनेडी ने यह भी कहा है कि बिल गेट्स है ना, इसने डेनिश गवर्नमेंट से कहा कि आप हमें पैसे दें क्योंकि हमें डीटीपी वैक्सीनेशन लगाना है अफ्रीका में, अफ्रीका के बच्चों को। 161 मिलियन अफ्रीकन बच्चों को डीटीपी वैक्सीनेशन लगानी है। बिल गेट्स ने कहा कि 30 मिलियन जिंदगियां बचानी हैं। डेनिश गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम आपको पैसे देंगे लेकिन आप डेटा तो दें, हमारे को प्रूफ तो दें इन सब चीज़ों का। वो उसके पास था नहीं। तो डेनिश गवर्नमेंट ने अफ्रीका में अपना डेलीगेशन भेजा चेक करने के लिए। तो 30 साल का डीटीपी का डेटा देखा, डीटीपी वैक्सीनेशन का, तो वो हैरान रह गए, शॉक लगा इनको कि वो लड़कियां जिनको डीटीपी वैक्सीन लगाई गई थी वो 10 गुना ज़्यादा मर रही थीं उन लड़कियों की निस्बत जिनको डीटीपी वैक्सीनेशन नहीं लगा था। जिनको लगा था 10 गुना ज़्यादा मर रही थीं। यानी जो 10 लड़कियां मर रही थीं, यंग लड़कियां, बच्चियां, उसमें 9 वैक्सीनेटेड थीं। तो ये सारा खेल है बायो वेपन का। अजीज दोस्तों, फाइजर डॉक्यूमेंट कंफर्म करता है कि ग्राफीन ऑक्साइड है ना, एक एलिमेंट है, ये फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन में है। जिसने ग्राफीन ऑक्साइड बनाई थी ना, जो इंजीनियर था इसका, जिसने ये बनाया था,
इसने इसको बायो वेपन का नाम दिया था और उसने कहा था कि इंसानी खून के अंदर अगर ये पहुंच जाए ना तो वो 8 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अगर इसका 1 बिलियन में से एक हिस्सा भी पहुंच जाए ना इंसानी खून में तो ये 8 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता और इसको निकाला भी नहीं जा सकता इसके खून से। अजीज दोस्तों, ये बायो वेपन का खेल अमेरिका और चाइना, 2 शैतान मुल्क हैं जो खेल रहे हैं। इंसानियत के दुश्मन हैं ये। अजीज दोस्तों, सऊदी अरब की तरफ जाते हैं। जब ओटोमन एम्पायर टूटी और तुर्की में इंकलाब आया और ओटोमन एम्पायर के तकरीबन इलाकों को आज़ादियाँ मिल गईं, जैसे सऊदी अरब में सल्तनत ऑफ नजद बनी, सल्तनत ऑफ हिजाज बनी और बाकी जितने ओटोमन एम्पायर के इलाके थे सब आज़ाद हुए और तुर्की एक मुल्क बना जो आज का तुर्की है। उसका लीडर था कमाल अतातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। उसका मैं एक कोट आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहा है। उसने कहा था कि मैं अपने लोगों यानी तुर्की के लोगों को कहता हूँ कि तुम लोग डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को समझो जो और सच को सामने मानो और साइंस की टीचिंग को बिलीव करो। अपने वो ख्यालात जो इस्लाम आपको सिखाता है उसको भूल जाओ। इबादत करनी है करो, जिस खुदा को करनी है इसकी इबादत करो, लेकिन वो इबादत भी ऐसी हो जो किसी दूसरे इंसान को तकलीफ ना पहुंचाए। अपने दूसरे इंसानों की आज़ादी के खिलाफ काम नहीं करना। अजीज दोस्तों, ये चीज़ थी जिसके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान भी काम कर रहे हैं। देखें, सिंगापुर में एक जियो पॉलिटिकल गुरु है जॉर्ज यो। उसने कहा कि सऊदी अरब की जो कुछ चीज़ें मोहम्मद बिन सलमान कर रहा है ना, वो डेंग जियाओपेंग के लेवल की हैं। डेंग जियाओपेंग है ना, वो चाइना का लीडर था आज से 40 साल पहले। और 40 साल पहले चाइना, आज जो चाइना खड़ा है उसकी बुनियाद 40 साल पहले डेंग जियाओपिंग ने रखी थी। इसने कहा था कि इकोनॉमी, पैसा कमाना है, सबसे ज़रूरी चीज़ पैसा कमाना है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा, बल्कि इतना ज़्यादा कि आप इसके करीब भी नहीं पहुंच सकते, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसके पास है। दुनिया भर इसकी कर्जे में डूबी हुई है, पूरी दुनिया की मार्केटों पे भरा हुआ है। वो उस आदमी का विजन था। दुनिया के लिए कुछ भी है, अपने मुल्क के लिए उसने एक ऐसा काम किया कि वो 40 साल पहले जो बुनियाद रखी थी ना इसने, हर चाइनीज़ काम में लग गया। ये वही चाइनीज़ कौम थी जो चरस पीती थी, नशे में डूबी रहती थी, आलसी थी। उसने इनको इस काबिल बना दिया कि आज दुनिया पे ये दन दनाते फिरते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान उन्हीं लाइन्स पे काम कर रहा है। इसने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान खाली पिछले 1 साल में आप देखें तो इसने अमेरिका की जो सऊदी अरब पे हेजेमनी थी, जो टोटल कंट्रोल था, उसको हिला के रख दिया। उसने साबित कर दिया कि हम अब अमेरिकन कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे ओपेक की प्राइस और प्रोडक्शन के हवाले से और दूसरी चीज़ों से। दूसरा, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान के साथ दोस्ती कर ली, यमन की जंग ख़त्म कर दी, सीरिया को वापस ले आया। हर चीज़ अमेरिका की खुशी, अमेरिका की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ की। सऊदी अरब ने एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया है जिससे आम सऊदी अब वही बन रहा है जो चाइना के चाइनीज़ बने। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ टोटल तवज्जो है और मिलिटराइजेशन भी पूरी कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि सिक्योरिटी आफ्टर ऑल मिलिट्री देती है। हालांकि सऊदी अरब आबादी में बहुत छोटा है,
रकबे में बहुत बड़ा है, आबादी में सऊदी अरब अभी बहुत छोटा है, पाकिस्तान से 6 गुना, पाकिस्तान की आबादी सऊदी अरब से 6 गुना ज़्यादा है, और इंडिया की आबादी तो 40 गुना या 50 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए सऊदी अरब आबादी में कम है लेकिन अपने हिसाब से, और बिजनेस, टेक्नोलॉजी, टूरिज़्म, तो 3 चीज़ों पर तवज्जो दे रहा है। ये साइलेंट रेवोल्यूशन है सऊदी अरब का। अजीज़ दोस्तों, उसी रेवोल्यूशन का नतीजा है कि जापान का फॉरेन मिनिस्टर अभी सऊदी अरब गया, और मोहम्मद बिन सलमान, जापान का प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गया और मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेक्नोलॉजी और ट्रेड डेवलपमेंट के ऊपर कई कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। हमारे पाकिस्तान के भिखारी भी जाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के भिखारी अभी फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मिले, तो जिस हिसाब से ये मोहम्मद बिन सलमान से गिड़गिड़ा के $2 बिलियन लेके आए हैं, ये तमाचा है 24 करोड़ पाकिस्तानियों की शर्म गैरत के ऊपर, कि आप देख लें किस तरह आपका लीडर पांव पकड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है मोहम्मद बिन सलमान के। इसलिए इनकी अब औकात कोई नहीं रही। तुर्की भी उसी लाइन पे था, लेकिन तुर्की का मामला दूसरा है। अरबगान अभी गया, सऊदी अरब भी गया, सऊदी अरब ने तुर्की से बिलियंस ऑफ डॉलर के ड्रोन खरीदे, और टेक्नोलॉजी के हवाले से काफ़ी डील्स हुई हैं। तुर्की भीख मांगने नहीं गया था, ट्रेड मांगने गया था। तुर्की का असल जो झटका है ना, वो लगा इमारात में। अरबगान सऊदी अरब के बाद इमारात गया ना, तो इमारात ने तुर्की के साथ $50 बिलियन से ज़्यादा के एग्रीमेंट किए हैं। तैयब अरबगान और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब इमारात प्रिंस मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान ने ये एग्रीमेंट, इनके लोगों ने साइन किया, और ये उस सेरेमनी में मौजूद थे। ये एग्रीमेंट है ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी, डेवलपमेंट, स्पेस और डिफेंस कॉरपोरेशन के एग्रीमेंट हैं, जिसमें $50 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इमारात से ये भीख मांगने गए $1 बिलियन। तुर्की के पास आफ्टर ऑल कुछ है बेचने को, जो ज़ाहिर है वो नेटो का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन के पास है, और आज अरबगान है, वरना इससे पहले तो तुर्की डेवलप्ड कंट्रियों में तकरीबन शुमार होता था। तो तुर्की के पास है। हमारे पास क्या है? हमारा ये एयरपोर्ट ले लो, हमारा ये एग्रीकल्चर फील्ड ले लो, हमारी PIA ले लो, हमारा ये होटल ख़रीद लो, हमारा ये पार्क ले लो, हमारे सी पोर्ट ले लो। हमारे पास तो देने को कुछ है नहीं। हमारे तो मदरसों से जाहिल निकलते हैं, पढ़ के आते हैं। तो सऊदी अरब इज़ चेंजिंग, अरबियन गल्फ इज़ चेंजिंग। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अरसे से अमेरिका की ख्वाहिश है कि सऊदी अरब हमारा क्लोज अलाय है और इज़राइल हमारा क्लोज अलाय है, तो दोनों की दोस्ती हो जाए। तो दोनों अब बिहाइंड द डोर मिलते हैं, सऊदी अरब और इज़राइल, लेकिन ऑफिशियली नहीं मिलते। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ लोगों को मोहम्मद बिन सलमान को के पास भेजा कि आप इज़राइल के साथ अपने रिलेशनशिप नॉर्मलाइज कर लें। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा मोस्ट वेलकम, जहेज़ चाहिए हमें। उसने कहा जहेज़? बोला हाँ, एक तो हमें एक सीक्रेट कंफर्म एग्रीमेंट चाहिए आपके साथ कि आप हमारी सिक्योरिटी में धांधली नहीं करेंगे। दूसरा, हमें सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट लगाने की इजाज़त देंगे और उसमें मदद करेंगे। और तीसरा, हम आपको जो लिस्ट देंगे वो हथियार हमें देंगे आप। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन परेशान, वापस गए। इन्होंने कहा अच्छा हम सोच के जवाब देंगे। इज़राइल से पूछा गया,
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इजराइल ने कहा नहीं 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 नहीं, सऊदी अरब हमारे बगल में है, सऊदी अरब को और इतना पैसे वाला है, न्यूक्लियर तो कम से कम नहीं देना इसको। तो बाइडेन का अभी CNN पे इंटरव्यू था, उसमें उससे सवाल किया गया कि क्या ये सच है कि सऊदी अरब ने ये सब मांगा था, तो उसने कहा ये सब सच है। सऊदी अरब ने इजराइल से ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए ये शर्तें रखी थी। तो अब आप भूल जाओ कि इजराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात नॉर्मलाइज होंगे नियर फ्यूचर में, तो ऐसा कोई चांस नहीं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में सऊदी अरब की ये शर्तें मानने से बाइडेन सरकार ने इनकार कर दिया। तो सऊदी अरब चाइना से भी डिस्कशन में है, सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट लेना सबका हक है, न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर पाबंदी है, इसके बावजूद पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, इजराइल ने ले लिए ना, किसी ने क्या उखाड़ लिया। लेकिन न्यूक्लियर प्लांट, सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट है जो, वो यूरोप के तकरीबन हर मुल्क के पास है, साउथ ईस्ट एशिया में कई जगहों पे है ये। तो ये इनका हक है। और सऊदी अरब इसको, जिस तरह सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान जा रहा है, लगता है कि सऊदी अरब ये भी हासिल कर लेगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, सऊदी अरब ने एक और चीज़ जो की है ना, वो ये है कि अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं बच्चों की, स्कूलों की, कॉलेजेस की, उसमें से इजराइल के ख़िलाफ़ और एंटी सेमेटिक कंटेंट्स जितना भी है ना, उसको मिटा दिया है। और जो टेरर ग्रुप्स हैं जिसमें हिजबुल्लाह, हालांकि हिजबुल्लाह अरब ग्रुप है और सऊदी अरब एक ज़माने में उसको सपोर्ट करता रहा है, उसका उनकी डिटेल्स डाली है कि ये टेररिज्म करते हैं, इंक्लूडिंग हिजबुल्लाह, और अमन और पीस की बात की और बर्दाश्त की बात की है अपने बच्चों की स्कूल की किताबों में। यहाँ मुझे याद आया कि मैं जब 1985 में सऊदी अरब में जॉब करता था, तो मैं एक हफ्ते की रमज़ान ईद की छुट्टियाँ मिली तो मैं लंदन आया था घूमने। तो जब मैं वापस जा रहा था तो मैंने लंदन से एटलस ख़रीदा था, बहुत बड़ा। तो मुझे याद है कि जद्दा एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा ना, तो वो कस्टम में जब सामान चेक हो रहा था ना, तो उसने वो एटलस खोला और मार्कर लेके उस पर इजराइल लिखा था, उसको मिटा, उसके ऊपर ब्लैक मार्कर लगा दिया था। ये था वो ज़माना। आज देख लें कितनी तब्दीली आ रही है। आखिरी चीज़ इस हवाले से ये कहूँगा कि ये इफ्तिखार अहमद अय्याज़ हैं। मैं बेल्जियम में रहता था ना, तो मैं यूनाइटेड नेशंस जाता रहता था, और उस ज़माने में जो हमारे सर्कल्स हैं डायस्पोरा, उसमें काफ़ी लोगों को पता था कि ये यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी एक्टिव है और यूरोपियन पार्लियामेंट में। तो एक दिन मुझे एक साहब का फ़ोन आया कि हमारे अहमदिया कम्युनिटी के एक अमीर हैं, जो इंग्लैंड के अमीर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने अपना एड्रेस भेजा, वो घर पे आए 4-5 लोग, जिसमें ये इफ्तिखार अहमद अय्याज साहब थे। ये अहमदिया अमीर थे, अहमदिया जमात यूके के एक बार, और काफ़ी टॉप के अहमदिया लीडर हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इस साल हज पे सऊदी अरब गवर्नमेंट ने इनको स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान अहमदिया कम्युनिटी को काफिर कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। 13 अहमदियों के खिलाफ कुर्बानी करने पे इस बार ईद पे केस हुए, कुर्बानी करने पे। कि कुर्बानी तो अगर उनका मज़हब है, आप उसको मुसलमान नहीं मानते, उनका मज़हब जो भी है वो कुर्बानी इनको कहता है करने को, आप कौन होते हैं रोकने वाले। और सबसे बड़ी बात कि आप सऊदियों से ज़्यादा मुसलमान हो गए हैं। सऊदी अरब उनको स्टेट गेस्ट के तौर पे दावत देता है हज करने की, आप उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, आप उनको, मतलब हद नहीं है जहालत की। ये है फ़र्क। अज़ीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. Kindly keep supporting. Thank you.